बच्चों, सोडियम क्लोराइड के बनने वाली अभिक्रिया में आपने देखा कि सोडियम यहाँ पर अपचायक की तरह कार्य कर रहा था, जबकि क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा था। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई तत्व अपचायक की तरह कार्य कर सकता है या फिर वह अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 परख नलियाँ, जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है, अ, ब, स, द, ई और फ। पहली 2 परख नलियाँ हैं जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर एक धातु है। इसी प्रकार से स और जो द परख नली है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है, ZnSO4, जिसमें जिंक एक धातु है। जो ई परख नली है, इसमें फेरस सल्फेट का विलयन बना है, FeSO4, जिसमें आयरन एक धातु है। इसके साथ साथ हमने कुछ आल्पिन ली है, दानेदार जिंक लिया है, तांबे की छीलन ली है और मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अपरख नली में हम कुछ अल्पिन डाल देते हैं। इस अल्पिन को मैंने धागे से बांध के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सकें। तो इसे डाल देते हैं। ब परख नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे, स में तांबे की छीलन, द परख नली में मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े, ई परख नली में और फ परख नली, इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं। तो बच्चों, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे 5-10 मिनट के लिए रखा था, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। पहली परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने कुछ आल्पिन डाली थी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये जो लोहे की आल्पिन थी, इस पर तो तांबा जम गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे की पिन, जो कि आयरन एक धातु है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी परख नली, इसमें हमने कुछ दानेदार जिंक डाली थी। अब हम देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर भी कॉपर की परत, तांबे की परत हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित किया। जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम देख सकते हैं तीसरी परख नली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट में जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय रही, जिसके कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। द परख नली, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन था और मैग्नीशियम फीते के कुछ टुकड़े थे। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के विलयन से क्रिया किया, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम
जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। ई परख नली, इसमें आयरन सल्फेट और दानेदार जिंक लिया था हमने, तो हम देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का जब हमने विलयन बनाया था थोड़ा सा हरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तो कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं। इस प्रकार से सक्रियता की एक श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी धातुएं जो विलयन में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देती हैं उसे हम सक्रिय धातु कहते हैं।